हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस क्लास 10th के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 अगर आप लोग को डिटेल में चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो लेक्चर 1 का हम लोग हाइलाइट्स ले लेते हैं कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इसके यूजेस क्या हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि आज के समय में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लाइफ का 4th बेसिक नीड बन चुका है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था चार्ज के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में कि चार्ज दो तरीके के होते हैं और उसके प्रॉपर्टीज होते हैं कि सिमिलर चार्ज रिपेल करता है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, और अगर किसी चार्ज को आप कहीं रेस्ट में रख देंगे तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये उसकी प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये चार्ज का प्रॉपर्टी है। और पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि चार्ज के बहुत दूर यानी इंफिनिटी से अगर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आते हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कंबाइन होते हैं और उसी वर्क डन को पोटेंशियल कहा जाता है। उस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया गया, तो आप वहां देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो। अबाउट फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज किस तरीके से फ्लो करता है कंडक्टर और इंसुलेटर में, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि जो कंडक्टर है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि फ्लो करता है, और इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है, आयंस का फ्लो नहीं होता है, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करता है। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट देखिए क्या क्या आज के क्लास में। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे कि किसी कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो कितना चार्ज फ्लो किया, और वो जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है, क्यों फ्लो कर रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि चार्ज फ्लो करने लगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट पे। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये हम लोग वीडियो में समझेंगे, आगे के क्लास में समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज एंड करंट एंड फॉर्मूला, चार्ज और करंट से रिलेटेड एक फॉर्मूला और उससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और तब हम लोग बढ़ चलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो है ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस। ये दोनों टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर केवल ये दोनों टॉपिक आपके समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी से 6 से 7 नंबर का जो क्वेश्चन आता है तो 4-5 नंबर तो आप जरूर ले आएंगे आसान से, मतलब मजे मजे में हंसते खेलते आप जो है ये मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर का। तो फिर जो है ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आज के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, हाउ टू कैलकुलेट चार्ज। चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि नेचुरली जितने भी सब्सटेंस हैं हम लोग जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब कि उनमें जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। और इसके वजह से दो हम लोग सब्सटेंस मान लिए, एक है आपका ए और एक है बी, दो अलग अलग मैटर है। दोनों में इनिशियली हम लोग चार्ज देख लेते हैं, दोनों इनिशियली न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या होगा कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल होता है। इसी के वजह से क्या होता है, न्यूट्रल, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो आइए दिखाते हैं। इसमें पॉजिटिव कितना है देख लीजिए जरा, ग्रीन ले लेते हैं। इसमें पॉजिटिव कितना है, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, पॉजिटिव है 7, तो +7 हो जाएगा चार्ज, पॉजिटिव वाला मिलके क्या बनाएगा +7। और इसमें नेगेटिव कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो -7, तो +7 और -7 कितना हो जाता है 0, यानी कि ओवरऑल इस पे चार्ज कितना है 0 है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल। जब ओवरऑल चार्ज 0 होता है तो इसी चीज को कहा जाता है न्यूट्रल सब्सटेंस। और नेचुरली चार्ज होता सबके अंदर है, लेकिन सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं नेचुरली। सेम कंडीशन इसमें भी होगा कि इसमें भी जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज हैं वो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कुछ इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस
प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस टंग टंग टंग। चलिए इतना बहुत है। अब जो है इसमें जो चार्ज है इसको भी हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो ही आपके समझ में आएगा कि चार्ज कैसे फ्लो करता है। तो पॉजिटिव कितना है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पॉजिटिव, तो प्लस 15 लिख लिए, और नेगेटिव इक्वल बनाया था तो माइनस 15। तो ओवरऑल अभी इस पे कितना हो गया, 0, यानी दोनों अभी क्या है, न्यूट्रल है। अब अगर कुछ ऐसा किया जाए कि चार्ज जो है फ्लो हो जाए, कभी आप लोगों ने बचपन में वाला गेम जरूर खेला होगा कि बाल में जो है स्केल घिसते थे और छोटा छोटा पेपर उसमें चिपकाने का अगर कोशिश करते थे तो वो चिपक जाता था। आखिर वो कैसे होता था, तो ये होता है एक्चुअली में कि किसी भी चीज को अगर आप रब करते हैं, वो चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, रब करने से किसी भी चीज को चार्ज किया जा सकता है। अब वो कैसे होता है, तो अगर मान के चले कि कुछ ऐसा हो कि इन दोनों को हम पास लेकर के आ जाएं और दोनों को घिसना चालू करें एक दूसरे से, तो जब घिसेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। हीट का मतलब एनर्जी, और वो एनर्जी कहां जाएगी, वो एनर्जी जाएगी इन दोनों के चार्जेस के पास। अब अगर चार्ज को एनर्जी मिल गई तो क्या होगा, तो इसका दो छोटा सा एग्जांपल समझिए कि मान के चलिए कि एक छोटा बच्चा है 5 साल का बच्चा है, और एक 25 साल का यंग जो है कोई भी बॉय है या पर्सन है जो कह लीजिए, तो दोनों को खाना खिलाने के लिए बिठाया गया। हम लोग जो है नॉर्मल कंडीशन मानेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग अटपटा सोच लें कि नहीं ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, वो सब नहीं, हम लोग को नॉर्मल कंडीशन सोचना है कि मान के चलिए कि 5 साल का कोई बच्चा है और 25 साल का कोई आदमी है, दोनों को खाना खिलाने के लिए बिठाया गया। अब एक एक रोटी ला के दिया जा रहा है, तो एक रोटी दिया गया इसको भी, एक रोटी और दिया गया इसको भी, 2 रोटी में इसका पेट भर गया। इसका कैपेसिटी है 2 रोटी का, इसका कैपेसिटी है सपोज दैट 5 रोटी का। अब एक एक करके रोटी आ रही है, तो एक इसको दिया गया, एक इसको दिया गया, एक इसको। अब इसका पेट क्या हो गया, भर गया। तो जैसे इसका पेट भरे क्या हो जाएगा, उठ के चल देगा। इसको इससे कोई लेना नहीं, अभी और खाएगा, 3 4 5 तब होगा, लेकिन इसका पेट पहले भर गया। तो यानी कि इसको जो हम लोग यहां अगर रिलेट करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी एनर्जी कम रिक्वायरमेंट होगी, जिसको कम एनर्जी चाहिए होगा, उसका नीड जल्दी फुलफिल होगा, और जैसे ही उसका नीड फुलफिल हो जाएगा वो उठ के चल देगा, बोलेगा अब हमको नहीं चाहिए। वैसे ही यहां भी होता है कि जब दोनों को पास लाके घिसना हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हीट के वजह से एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो दोनों के पास ट्रांसफर होता है, इसके पास भी इसके पास भी। अब दोनों में से जिसको कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, अब ये जो है सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, इसका कोई नियम कानून नहीं है। हर सब्सटेंस का अपना अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, जिसको कि अगर साइंटिफिक टर्म कहा जाए तो वर्क फंक्शन हम लोग कहते हैं। वर्क फंक्शन, जिसका वर्क फंक्शन यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट, वर्क फंक्शन यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो जिसका एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगा वो क्या हो जाएगा, उसका नीड जल्दी पूरा हो जाएगा। जैसे ही नीड पूरा होगा वो कहां जाएगा, तो लो एनर्जी वाला कहां जाएगा, हाई एनर्जी वाले के पास। यानी मान के चलिए कि आप अभी अगर सपोज दैट पटना में रह रहे हैं, आपका इनकम 50,000 है, और आप कुछ ऐसा करने लग जाए कि आपका इनकम 10 लाख रुपए महीना हो जाए, आप अभी उठ के दिल्ली बंबई बेंगलोर भाग जाइएगा, पटना में नहीं रहेगा, पटना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर बेंगलोर में आपका जो है इनकम कुछ ऐसा करने लगे कि 5 करोड़ रुपए महीना हो गया, आप लंदन में जाके फ्लैट ले लीजिएगा। अगर आपका इनकम 500 रुपए करोड़ का महीना हो गया, चांद पे मार्स पे फ्लैट लेना। तो यानी कि जैसे ही आपका नीड पूरा होता है आप हायर लेवल की तरफ भागते हैं। यहां भी वही चीज होगा, ए और बी में से जिसका रिक्वायरमेंट कम होगा उसका रिक्वायरमेंट जल्दी पूरा होगा, और जैसे ही पूरा होगा वो भागेगा, तो किधर भागेगा, हाई वाले के तरफ। तो जस्ट फॉर केस मानते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट लो है और इसका रिक्वायरमेंट हाई है, दोनों को घिसना चालू किए तो इसका जो है रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। तो इसमें से क्या होगा, नेगेटिव वाला ये जो है निकल के कहां भागेगा, ये निकल के भागेगा हाई वाले में। तो इसके लिए हाई का काम कौन करेगा, इसके लिए हाई का काम तो यही करेगा, बगल में यही है। तो इसमें से एगो नेगेटिव निकल के इसमें आ गया, धीरे धीरे एक दूगो और निकल के आएगा। तो मान के चलिए ये वाला भी जो है उठ के आ गया इधर, ये वाला भी आ गया इधर। अब
दो उधर से नेगेटिव निकल के इधर आया है। अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि पॉजिटिव क्यों नहीं गया, तो पॉजिटिव कहीं नहीं जाता है, वो अपने ही न्यूक्लियस में बैठा रहता है, इलेक्ट्रॉन आता जाता रहता है, यानी नेगेटिव चार्ज मूव करते रहता है, पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता है। तो इस तरीके से जो है दो वो नेगेटिव निकल के वहां चला गया। तो अब क्या होगा, यहां पहले 7 नेगेटिव था, अब 5 ही नेगेटिव बचा, क्योंकि 2 उधर जा चुका है। तो अगर हम लोग चार्ज कैलकुलेट करें तो +7 है, अब माइनस कितना बचा, 5 ही बचा। देखिए 5 बचा, एक यहां, 2 यहां, 3 4 5, तो 7 - 5 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे +2 चार्ज आ गया है, +2, ये सब्सटेंस अब जो है चार्ज हो गया, +2। इधर क्या हुआ, 15 पॉजिटिव था, 15 नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो सेम है लेकिन नेगेटिव 2 और आ गया है, तो 15 और 2 कितना हो गया, 17, तो -2 हो गया इधर चार्ज। तो ये सब्सटेंस हो गया नेगेटिव चार्ज, यानी घिसने से कोई भी सब्सटेंस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, चार्ज होता है। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, जिसका इलेक्ट्रॉन खिसका यानी नेगेटिव गया तो वो खुद पॉजिटिव हो गया, और जहां नेगेटिव आया वो खुद नेगेटिव हो गया, और दोनों पे हमेशा बराबर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। तो इस तरीके से अब सोचिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जाए, इसको मिटाते हैं जरा, इधर वाले पार्ट को, मीडिया 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 मीडिया, टंग 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 टंग। चलिए बहुत हो गया। मान के चलिए कि अगर जो है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था तो 2 चार्ज आया, 2 जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो माइनस और प्लस 2 यूनिट चार्ज आया। अगर यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन का होता तो कितना चार्ज आता, प्लस माइनस दोनों तरफ 3 यूनिट का आता। अगर 3 को नेगेटिव उड़ाते इधर से, तो अगर यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के जाता तो जो है कितना आता, +- 5 होता। अगर इधर से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के जाता तो +-10 होता। अगर इधर से 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत सारा है, ये तो दिखाने के लिए हम लोग इतना कम लिए हैं, नहीं तो है इसमें मतलब करोड़ों अरबों खरबों के नंबर में इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है यहाँ पे। तो अगर 100 को निकला तो प्लस माइनस दोनों पे कितना आएगा, 100। अगर मान चलिए कि 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दोनों पे क्या आएगा, +-1 करोड़ आ जाएगा। तो यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतना ही टोटल चार्ज हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल चार्ज। तो यानी कि चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना इनटू, एक इलेक्ट्रॉन पे भी तो कुछ चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज है जो कि हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जितना इलेक्ट्रॉन गया उतना, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E के बराबर लिखते हैं। तो जो फॉर्मूला बनता है Q बराबर N इंटू E, ये टोटल चार्ज का फॉर्मूला हो गया, जिसमें Q हो गया टोटल चार्ज, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही चार्ज होगा, और E यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो भी है। तो ये हो गया आपका Q बराबर Ne, चार्ज का फॉर्मूला। तो इस तरीके से जो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, चार्ज कैलकुलेट करते हैं। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज करंट। करंट क्या है, तो देखिए करंट हम लोग जो है सुनते हैं तो अक्सर मन में एक ही फिगर बनता है, यही वाला बिजली वाला करंट, लेकिन ऐसा नहीं है। करंट हम लोग कोई भी चीज सुने हैं, हम लोग अक्सर एयर करंट सुनते हैं, वाटर करंट सुनते हैं। तो कोई भी चीज अगर बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ा नंबर हो उसका, और सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हों, अगर मान के चलिए कि 1 करोड़ आदमी एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है सीधे, तो उसको जो है करंट ऑफ पर्सन कहेंगे। अगर नदी की धारा बह रही है, एक ही डायरेक्शन में बहती है, तो उसको हम लोग करंट ऑफ वाटर कहते हैं। हवा एक डायरेक्शन में अगर बहती है तो उसको एयर करंट कहते हैं। तो उसी तरीका से करंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन एनीथिंग, कुछ भी, व्हेन एनीथिंग फ्लोज इन ह्यूज नंबर्स, इन ह्यूज नंबर, बहुत बड़े मात्रा में अगर फ्लो कर रहा है, व्हेन एनीथिंग फ्लो इन ह्यूज नंबर इन सेम डायरेक्शन, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में भागने चाहिए,
डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, इन सेम डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड करंट, इट इज कॉल्ड करंट। तो करंट का ही मतलब होता है कि ढेर सारी चीज एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अब अगर सवाल पूछ दिया जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट तो समझ गए, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये अगला सवाल है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होगा कि जैसे एयर करंट, वाटर जा रहा था वाटर करंट, आदमी जो है पूरा भाग रहा था तो करंट ऑफ पीपल, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रिक बना है इलेक्ट्रॉन से, और करंट का मतलब क्या हो गया, ढेर सारा एक ही डायरेक्शन भाग रहा है। यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कि करोड़ों के नंबर में इलेक्ट्रॉन, करोड़ों अरबों खरबों जो कह लीजिए, और सारे के सारे किधर भाग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सब इधर जा रहा है, सब इधर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल सा बात हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भागेगा, तो देखिए नदी किधर से किधर बहती है, ऐसे रहता है पहाड़ मान के चलिए, और उस पहाड़ के ऊपर से जो है नदी गिरती है इस तरीके से, ऐसे जो है नदी गिर रही होती है पहाड़ के ऊपर से। तो ऊपर होता है हाई पोटेंशियल, नीचे होता है लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई से लो, हर चीज हाई से लो बहता है, पहले बता चुके हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी किधर से किधर बहेगा, हाई से लो के तरफ, जिधर हाई होगा उससे जो है लो के तरफ फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स, आपका हर चीज हाई टू लो ही फ्लो करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट फिजिकली एज वेल एज मैथमेटिकली। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या है, फिजिकली पहले देखते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या हुआ। तो देखिए अगर फिजिकली जो है इसका डिफिनेशन का बात करें तो हो जाएगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, flow of electrons in huge numbers, flow of electrons in huge numbers in same direction, in same direction, in same direction, it is called इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब आती है बात मैथमेटिकली की, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है। तो देखिए मान के चलिए कि ये कंडक्टर है सपोज दैट, ठीक है, इसको हम लोग जोड़ दिए, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बैटरी में इस तरीके से जो बड़ा वाला होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जो छोटा वाला होता है उसको नेगेटिव कहते हैं। बहुत बेसिक चीज, पहले भी आप लोग बहुत बार देख चुके हैं इस चीज को। तो छोटा सा सर्किट डायग्राम हम ले लिए, तो जिधर पॉजिटिव होता है उसी को हाई पोटेंशियल कहा जाता है, और जो नेगेटिव होता है उसी को लो पोटेंशियल कहते हैं। तो इधर कनेक्ट हो रहा है तो ये वाला आपका हो गया हाई पोटेंशियल, और इधर लो कनेक्ट है तो इधर हो जाएगा लो पोटेंशियल। करंट हाई से लो ही फ्लो करेगा। तो मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है। अब जो है बैटरी आप जोड़ दिए, चार्ज का फ्लो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, अब दिन भर फ्लो कर रहा है। तो कैलकुलेट करेंगे तो जो है दिन भर में कितना चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसका कोई लिमिटेशन है, कितना भी बह सकता है, जितना मन करे उतना। तो हम लोग क्या करते हैं कि दिन भर का नहीं निकालते हैं, हम लोग जो 1 सेकंड का निकाल लेते हैं कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, हाउ मच चार्ज, बस इसी को हम लोग पता करते हैं कि 1 सेकंड में कितना फ्लो कर रहा है। दिन भर से हम लोग को नहीं लेना देना है। अगर हम लोगों को मान के चलिए कि एक जो है क्या कहते हैं, एक ट्रक आलू हम लोग को खरीदना है, तो एक ट्रक आलू का दाम जो है हम लोग को पता करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रक का जो है हम लोग को मेजरमेंट मालूम है कि 100 किलो का ट्रक है, अब 1 किलो का दाम वो बता दिया,
तो 1 किलो का दाम से हम लोग 100 को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चाहे वो ऐसा 1000 ट्रक भी रहेगा, 1 किलो का दाम अगर मालूम है तो पूरा ट्रक का जो हम लोग दाम बता सकते हैं यूनिटरी मेथड के हेल्प से मल्टीप्लाई कर करके। तो वैसे ही यहाँ भी अगर 1 सेकेंड का मालूम चल जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो बाद में जितना देर का पूछेगा, वो 1 दिन का पूछेगा 1 दिन का बता देंगे, 1 साल का पूछेगा 1 साल का बता देंगे, जन्म जन्मांतर का पूछेगा जन्म जन्मांतर का भी बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो एक हम लोग का मतलब बस इतना ही से होता है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, और इसी चीज को मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट 1 सेकंड के टाइम को क्या कहा जाता है, पर यूनिट टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि क्या हो गया, डिफिनीशन लिख रहे हैं यहां पे मैथमेटिकली, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल डेफिनेशन कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है बहुत बड़ी मात्रा में एक ही डायरेक्शन में, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और ये हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उससे हम लोग मैथमेटिकली करंट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अब जो हम लोग के लिए रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मूला ही आता है। तो रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट तीनों पे बात करेंगे, किसका किसका, चार्ज का और करंट का। तो एक तरफ हम लोग चार्ज का कॉलम बना लेते हैं, मान के चलिए यहां लिख लिए चार्ज और यहां लिख लेते हैं करंट। तो दोनों का जो है रिप्रेजेंटेशन, तो चार्ज का रिप्रेजेंटेशन क्यू से किया जाता है, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है, कहीं से कोई गलती नहीं है। कहीं कहीं पे छोटा क्यू भी दिखता है, कहीं कहीं बड़ा क्यू भी दिखता है, तो आप दोनों लिखिएगा, दोनों सही है। तो ये हो गया चार्ज का रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन था, तो रिप्रेजेंटेशन। करंट का रिप्रेजेंटेशन होता है आई से, करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिक्स में। यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर आप पढ़ेंगे और उसमें आई लिखा हुआ है तो उसका मतलब आइसक्रीम नहीं, करंट होगा। दूसरा है फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है क्या है चार्ज का, तो अभी हम लोग बात किए थे कि जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया किस चीज के लिए, चार्ज के लिए। करंट के लिए क्या फॉर्मूला है, तो इसके लिए भी बात किए, क्या बात किए थे, चार्ज पर यूनिट टाइम। और जो पर यूनिट होता है उसका मतलब डिवाइडेड बाय टाइम कहते हैं। जहां भी पर यूनिट लग जाए, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस, उसको स्पीड कहा जाता है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो पर यूनिट टाइम का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो यहां भी वही चीज है, चार्ज पर यूनिट टाइम यानी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यही करंट का फॉर्मूला हो गया। बहुत सिंपल सिंपल सा चीज है, डेफिनेशन याद रहेगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। अब चार्ज को आप जो है थोड़ा सा घुमा फिरा भी सकते हैं, करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज के जगह पे एन ई बाई टी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये भी जो है चलेगा, ये भी चलेगा। कभी कभी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दे देगा कि इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, तो बताइए करंट क्या है, तो आप जो है ऐसे निकाल सकते हैं दोनों तरीके से। अब बात करते हैं एसआई यूनिट का। तो जो चार्ज है उसका एसआई यूनिट है कूलम्ब, COULOMB। कूलम्ब साहब को जो है साइंटिस्ट हैं कूलम्ब साहब, उन्हीं के नाम पे जो है उन्होंने चार्ज के इंटरमोलिकुलर नहीं कही है कि दो चार्ज के बीच में फोर्सेस के बारे में थ्योरी दिया है कूलम्ब साहब ने, जो कि आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो उसी के चलते उनको जो है मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए कूलम्ब साहब के नाम से ही इसका एसआई यूनिट रख दिया गया। और करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, सब साइंटिस्ट का नाम है। ये भी इनके बारे में भी आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, एम्पियर साहब के बारे में भी। तो कूलम्ब का कूलम्ब्स लॉ है, एम्पियर का एम्पियर लॉ है, उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग का काम केवल क्या था, रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट। तो चार्ज को क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई से, चार्ज का फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई, करंट का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट टाइम यानी क्यू बाई टी या एन ई बाई टी, और उसके बाद चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब और करंट का एसआई यूनिट एम्पियर। तो ये जो हम लोग का कंप्लीट हो गया पार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्या है आइए देखते हैं। न्यूमेरिकल्स लिया गया है थोड़ा सा।
अ करंट ऑफ 20 एम्पियर। फिजिक्स का क्वेश्चन जो है कभी भी फॉर्मूला पे डायरेक्ट नहीं बनेगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कंसेप्ट पे बनेगा, आपको थ्योरी पता होना चाहिए। और कैसे जो है सॉल्व करेंगे, तो जो जो आपको पता जो है चलते जा रहा है सवाल पढ़ने से, जैसे हम लोग पढ़े फर्स्ट पॉइंट तो करंट के बारे में मालूम चल गया, तो आप जो लिखिए कि करंट बराबर कितना है, तो करंट बराबर है 20 एम्पियर, लिखते चलेंगे हम लोग। A current of 20 एम्पियर flows through conductor for 4 मिनट, फॉर 4 मिनट, तो ये टाइम हो गया 4 मिनट। अब फिजिक्स में देखिए हर चीज का हमेशा एसआई यूनिट लिखिए, कभी भी एसआई यूनिट छोड़ के कुछ भी लिखिएगा गलत हो जाएगा। तो टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड, यहाँ दिया है मिनट में, तो मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 इंटू 60 240 सेकंड हो गया। हम लोग के पास अब क्या क्या है, करंट है, टाइम है, निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, अब आपके पास जो है करंट का फॉर्मूला है, टाइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो करंट का जो फॉर्मूला आपको आता है, जो कंसेप्ट आप सीखे हैं कि करंट बराबर चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ का क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। I बराबर Q बाई टी, ये हम लोग को मालूम है। अब वैल्यू पुट करेंगे, क्या क्या है इसमें, तो I का वैल्यू है कितना 20, Q निकालना है और टाइम है 240, ये आ जाएगा इधर, तो आपका Q बराबर हो जाएगा 240 इंटू 20, तो Q बराबर हो गया 4800 कूलम्ब। ये आपका निकल गया क्या, चार्ज। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, और कुछ है नहीं है। ये सब खाली अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है, यही बोले हैं कि आप ज्यादा सोचिएगा तो फंसिएगा फिजिक्स में। बहुत बार हम बताते हैं बच्चों को कि ज्यादा नहीं सोचना है, कम सोचना है, टू द पॉइंट सोचना है, ऐसा यूनिट पे ध्यान देना है। फॉर्मूला एसआई यूनिट, एसआई यूनिट आपका कंसेप्ट क्लियर करता है। एसआई यूनिट आपका तभी सही होगा जब आपको कंसेप्ट पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। डायरेक्ट फॉर्मूला डालिएगा तो नहीं बनेगा। जैसे अब यहाँ देखिए करंट था 20, टाइम था 4 मिनट, अब फॉर्मूला डालते तो नहीं बनता भी जो है, क्योंकि ये एसआई यूनिट में नहीं है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है एसआई यूनिट डाल करके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड। इफ चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन इतना, देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज मालूम है हम लोगों को कितना आया है 4800, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, दे भी दिया है, हम लोग पढ़े भी हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, Q बराबर Ne। अब देखिए यहाँ पे माइनस उस जबरदस्ती नहीं घुसाना होता है। कुछ लोग को लग रहा हो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, सर यहाँ नेगेटिव नहीं लिखे हैं, तो नेगेटिव होता है लेकिन कैलकुलेशन में उसका इस्तेमाल फॉर्मूला में नहीं करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछता है तो बोलता है कि हाँ नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है केवल उसी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपका इतना है। वहां पे फॉर्मूला में नेगेटिव नहीं घुसाते हैं जबरदस्ती हम लोग। तो ये हो गया आपका Q बराबर Ne। तो Q है 4800, N हम लोगों को निकालना है, E है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इधर डिवीजन में आ जाएगा 4800 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल टू N। अब जो है डेसिमल इसका अगर हटाते हैं तो ऊपर आ जाएगा 1 0, और ये निगेटिव है तो ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 48,000 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 बाई नीचे 16 रह जाएगा इक्वल टू N। अब 3 बार में कैंसिल होगा तो 3000 हो जाएगा, 3000 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 19 था, 3 0 और बढ़ गया तो 22, इतना हो गया इलेक्ट्रॉन। N बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 22, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। थोड़ा सा एक्सपोनेंट आपको आना चाहिए, अगर आपको एक्सपोनेंट नहीं आता है तो थोड़ा सा सीख लीजिएगा साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। और अगर कहीं नहीं आपको अच्छे से सीखना, मतलब समस्या आ रही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, साइंटिफिक फॉर्म लिखना सिखा देंगे हम आप लोगों को। तो इस तरीके से जो है हम लोग छोटा छोटा पार्ट पढ़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं आता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल, केवल उसको समझना होता है कि कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, दे क्या रहा है। अब जो है डायरेक्ट फॉर्मूला रटने से भी फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ एसआई यूनिट देखना होता है थोड़ा सा, और कंसेप्ट समझना होता है।
चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले जो है टॉपिक के तरफ, और ये है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि ओम साहब जो है साइंटिस्ट हैं। ओम साहब क्या बताए थे? तो ये फिगर आप लोग देखिए, ये फिगर कुछ बताने का कोशिश कर रहा है। क्या बता रहा है आइए समझते हैं। देखिए ये है ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, और ये है टॉप का लेवल। तो हम लोग जानते हैं कि हाइट पे पोटेंशियल हाई होता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है जिसका वैल्यू है सपोज दैट 100, और यहाँ पे है 0। ग्राउंड पे पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। आप लोग पोटेंशियल एनर्जी में पढ़े होंगे इस बात को। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं पोटेंशियल घटता है। तो अगर यहाँ 100 है तो यहाँ कितना होगा? 90 होगा। यहाँ कितना होगा? 60 होगा। यहाँ कितना होगा? 20 होगा। इस तरीके से घटता है। ए का फ्लो देखिए, पानी भरा हुआ है इसमें, ए का फ्लो देखिए बहुत छोटा सा एकदम जो है मरा हुआ एकदम जो है फ्लो इसमें से निकल रहा है। बी का थोड़ा सा ज्यादा है, और सी का पूरा एकदम प्रेशर से डाल के एकदम जो है निकल रहा है। तीनों केस जो है आपको क्या बता रहा है? तो देखिए आप कैलकुलेट कीजिए खाली डिफरेंस। जैसे यहाँ देखिए यहाँ कितने का अंतर है? तो 100 और 90 के बीच में कितने का अंतर होता है? 10 यूनिट का। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल का डिफरेंस 10 यूनिट था तो फ्लो इतना है। जब पोटेंशियल का डिफरेंस यहां कितना हो जाएगा? 40 यूनिट, तो थोड़ा सा बढ़ गया फ्लो। और जब पोटेंशियल का डिफरेंस यहां तक पहुंच गया यानी 80 पहुंचा, तो पूरा जो है एकदम तगड़ा प्रेशर आया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्लो बढ़ रहा है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, फ्लो बढ़ रहा है। टंग 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 टंग, क्या बोले? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, फ्लो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जब भी सेम डायरेक्शन के तरफ काम होता है, एक बड़ा दूसरा ही बड़ा, तो उसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो। तो कंडक्टर में भी तो यही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बैटरी लगाते हैं, बैटरी में हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होता है। कंडक्टर देखिए बनाते हैं, ये आपका कंडक्टर है, इसको जोड़ दिए बैटरी से, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव को हाई मानते हैं इसको लो मानते हैं, तो इधर हाई हो गया इधर लो हो गया, हाई लो मान के चलिए यहाँ 100 यहाँ 20, डिफरेंस आ गया 80 का। इसी की वजह से तो फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि फ्लो जितना, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा फ्लो उतना ही ज्यादा, यानी फ्लो किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज का, यानी करंट का। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को भी से, जिसको वोल्टेज भी हम लोग आम भाषा में कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहा जाता है। तो आप लोग सुनते होंगे कॉमन भाषा में वोल्टेज वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज घट गया, वोल्टेज डाउन है, वोल्टेज हाई है, उड़ गया, ये सब सुनते होंगे। तो वोल्टेज का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो फ्लो ज्यादा, यानी वोल्टेज ज्यादा तो क्या ज्यादा बहेगा? करंट ज्यादा बहेगा। यही बात ओम साहब बताए थे। रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन जो पहले बताता है वो महान हो जाता है, बाद में तो सब खाली जो उसका नाम लेते हैं। तो यहाँ भी वही चीज हुआ कि ओम साहब पहले ही बात बोल दिए, तब जो है वैज्ञानिक हो गए, उनका नाम किताब में छप गया। आप अगर पहले बोले होते तो आपका नाम छप जाता। तो ये जो है मतलब एक्सट्रोवर्ट थे, बहुत लोग आज के समय में इंट्रोवर्ट होता है, बेचारा बोल नहीं पाता है, उसके चलते जो है बहुत सारी जो है समस्याएं हो जाती हैं उसके साथ। चलिए, तो यही ओम्स लॉ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब देखिए यहां भी किसी चीज को कांस्टेंट रखा जाता है। कांस्टेंट क्या रखना है? अब ऐसा नहीं है कि बार बार आप जो है ऊपर से पानी डालते रहिए, उधर भी छेद कर दीजिए, नीचे से ऊपर उठा दीजिए, ये सब काम धंधा आपको नहीं करना है। यानी कोई भी थर्ड एजेंट इसमें शामिल नहीं करना है। जैसे आप कोई आया बोला कि हम यहाँ जो है लगा देंगे वो टेप ऐसे करके, इसको जाम कर देंगे सर, तब कैसे बहेगा? तब वो सब काम नहीं करना है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उसमें इंक्लूड नहीं करना है। अगर बात पोटेंशियल और फ्लो का हो रहा है तो खाली पोटेंशियल और फ्लो रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहां भी यही बात का ध्यान रखना है कि बाकी हर फैक्टर जो है सेम टू सेम रखना है। तो एक ही चीज है जो बार बार बदलते रहता है करंट के फ्लो में, वो है टेम्परेचर।
आप कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान यूज कीजिएगा ना, जैसे मोबाइल यूज करते हो, देखते हैं ना गर्म हो जाता है, तो लगातार फ्लो की वजह से जो हीट जनरेट होता है, तो उसको अगर कांस्टेंट मान लिया जाए, क्योंकि वो थर्ड एजेंट की तरह काम करेगा, वो जो है काम पूरे तरीके से करने नहीं देता है, तो उसको कांस्टेंट मान लिया जाता है। ओम साहब बोले कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर बदलते रहेगा तो फिर हम जो है रिस्क नहीं लेंगे, ओम साहब बोल दिए थे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट flowing through the कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, तो यहां लिख दिए हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये प्रोपोर्शन का साइन जो है इस पे जो है कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे आप रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं, कोई बहुत जो है बड़ी बात नहीं है ये। अब जो है इससे रिलेटेड क्या क्या चीज है देखिए, अभी हम लोग सीख गए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। हम लोग को एक और बात पता है कि अगर हम लोग प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो उसके बदले में एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहां भी एक कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शन हटा के इक्वल टू किए तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाना होगा, I पहले से है, कांस्टेंट लगेगा यहाँ पे R, ये जो है इसका कांस्टेंट है, और इस R को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसी R का नाम है रेसिस्टेंस। इसी R का नाम क्या है, रेसिस्टेंस, मतलब विरोध, विरोध, अपोज, जो कह लीजिए अपोज, सब चीज का मतलब होता है रेसिस्टेंस का, लेकिन फिजिक्स में रेसिस्टेंस यूज होता है तो हम लोग रेसिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि ये आर क्या है कि जब भी फ्लो होगा तो कोई ना कोई ऐसा चीज होगा जो कि उसको मना करेगा, अरे मत बहो, मत जाओ, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोई ना कोई कहेगा, वो कौन कहेगा, रेसिस्टेंस कहेगा। रेसिस्टेंस कहेगा कि तुमको जो है भले ही पोटेंशियल डिफरेंस मिले लेकिन तुम मत बहो। वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना चाहेगा कंडक्टर, कंडक्टर नहीं चाहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए, वो पकड़ के रखना चाहता है, लेकिन इतना ना पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज इतना ज्यादा है कि उसको रोक ही नहीं पाता है। अब मान के चलिए कि जो है हम एक कलम पकड़े हुए हैं, अब कोई ऐसे जो है खूब जो है 4-5 आदमी मिलकर उधर से खींच लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं रोक पाएंगे। तो थोड़ा सा अपोज तो करेंगे कि नहीं जाए नहीं जाए, लेकिन अब उधर ज्यादा जो है ताकत है तो खींच ही लेगा। तो इसी तरीके से कंडक्टर में भी होता है कि कंडक्टर जो है चाहता नहीं है कि उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, इसका जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज है कंडक्टर नहीं चाहता है कि फ्लो करके कहीं चला जाए, लेकिन इतना ना हाई और लो के बीच में अंतर है कि उसको कोई नहीं रोक पाएगा। टंकी में पानी भर गया, अब मोटर अगर नहीं आप बंद किए तो बहेगा ही बहेगा, आप कितना भी कोशिश कर ली कि अरे रुक जा, नहीं जो है हाथ पर जो हाथ जोड़ते हैं पैर पड़ते हैं, रुकने वाला है नहीं रुकेगा। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा हो गया, देखिए नदी में बाढ़ आ जाती है अचानक से, काहे आ जाता है, हाई से इतना ज्यादा पानी गिरा कि उसको कोई नहीं रोक सकता है, कुछ भी कर ले। तो चाहता नहीं है कि जाए लेकिन वोल्टेज के चलते जाना पड़ता है। तो जो प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नेचर होता है उसका कि अरे नहीं मत जाओ, लेकिन वोल्टेज के चलते जा रहा है। आप लोग नानी घर जाते होंगे, नानी मना करती है मत जाओ, लेकिन स्कूल है कोचिंग है तो जाना पड़ता है, तो स्कूल कोचिंग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, वो नेचर है। और जो है नानी का काम है कि नहीं रोकना कि रुक जाओ मत जाओ, ये सब जो है रेसिस्टेंस का जो है मतलब टाइप हम लोग समझ सकते हैं, कह सकते हैं। तो जो है वापस से हम लोग अपने प्रॉपर डिफिनेशन पे आते हैं। रेसिस्टेंस क्या है, तो ये कंडक्टर का अपना नेचर है, अपना बिहेवियर है कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज नहीं चाहता है, अपोज करता है उसको, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। तो हम लोग जो इसका डिफिनेशन लिख लेंगे कि रेसिस्टेंस क्या है, तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर्स का प्रॉपर्टी है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच
इट opposes the flow of चार्जेस। ये एक ऐसा नेचर है जिससे ये क्या करता है, अपने जो है कंडक्टर अपना क्या करता है, चार्ज को फ्लो करने से रोकना चाहता है, लेकिन रुकता नहीं है, वो अलग बात है, रोक रख नहीं पाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, अलग अलग मटेरियल का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। अब जो है हमारा सवाल क्या है, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेसिस्टेंस, यानी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, यानी अपोज करना किन किन चीज पे डिपेंड करेगा। तो मेनली ये दो चीज पे डिपेंड करता है। क्या क्या, देखिए, अगर हम आपको रेसिस्टेंस का बात करें तो आप अपने दिमाग में जो है एक फिगर बनाइए, ट्रैफिक जाम। रेसिस्टेंस का मतलब क्या फिगर बनाइए कि ट्रैफिक जाम है, बस ये चीज जो समझ गया कि रेसिस्टेंस मतलब ट्रैफिक जाम, अपोज करता हुआ आपके फ्लो को, ट्रैफिक जाम लग गया, तो वही चीज यहां है। अब मान के चलिए कि एक इतना लंबा रास्ता है और एक इतना लंबा रास्ता है, ठीक है, दो रास्ते हैं, दोनों में जाम लगा हुआ है, किसमें ज्यादा टेंशन है, किसमें ज्यादा अपोज होगा, ये छोटा वाला में कि ये बड़ा वाला में, कहां ज्यादा टेंशन होगा। तो यहाँ कम जाम है, छोटा जाम है, यहाँ लंबा जाम है, तो जितना लंबा जाम उतना ही ज्यादा टेंशन। यानी कि अगर जो है लेंथ बढ़ गया तो अपोजिशन बढ़ गया, अपोज बढ़ गया। अब इसको और अगर बढ़ा दे लेंथ, तो जो इसका अपोजिंग नेचर और दूर तक काम करेगा, एकदम यहां से लेकर के पूरा यहां तक अपोज करेगा जाम ये। तो जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा अपोज, यानी कि रेसिस्टेंस, यानी कि अगर लेंथ जो है बढ़ता है तो अपोजिशन बढ़ता है, यानी रेसिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहला पॉइंट। दूसरा चीज देखिए क्या होता है। अब मान के चलिए कि एक आपका ये है ट्रैफिक जाम, फिर से समझेंगे, और एक ये है। इस बार देख लीजिए, लंबाई बराबर है, लेकिन अब जो है दोनों में क्या हुआ है कि रोड एगो में चौड़ा हो गया है, एगो में पतला रोड है, एगो में खूब चौड़ा रोड है। तो पतला रोड में ज्यादा जो है ट्रैफिक जाम आपको परेशान करेगा, चौड़ा रोड है तो आराम से गाड़ी बहता है। तो अगर आराम से बह रहा है इसका मतलब अपोजिशन कम है, अब बह नहीं पा रहा है, गाड़ी बढ़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब अपोजिशन ज्यादा है। तो पतला रास्ता में अपोजिशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और चौड़ा रास्ता में अपोजिशन क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो अपोजिशन क्या है, ज्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो अपोजिशन क्या है, कम है। यानी अपोजिशन यानी क्या, रेसिस्टेंस। अपोजिशन यानी क्या, रेसिस्टेंस। तो जो है आपका अगर एरिया ज्यादा या एरिया कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, उल्टा है एक दूसरे के। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कहते हैं इसको, कि अगर एरिया बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, एरिया घटा देंगे रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात है। अब जो है दोनों को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। दो चीज मिला हम लोग को, पहला फैक्टर मिला लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर मिला, यानी कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा हम लोग को फैक्टर मिला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए क्या सीखे थे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेसिस्टेंस, इसको मिटाते हैं, इसको यहां से ऐसे जो है सिलेक्ट कर लिए और इसको क्लोन बना लिए, बन गया, आ गया। चलो यहां आ जाओ, तो राइट करेंगे, इज इरेजर इज इनवर्सली
प्रोपोर्शनल टू, लेंथ नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, तुम काहे आ गया लेंथ ऑफ, देखिए स्पेलिंग वगैरह जो है थोड़ा अप डाउन आप लोग जो है मैनेज करते चलिएगा। इतना बात बोलते हैं, स्पेलिंग जो है आगे बढ़ता है, दिमाग आगे चलता है, तो स्पेलिंग जो उसी हिसाब से चलता है। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंबाइन करते हैं इस बॉक्स में। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, उसी में सारा काम कर देंगे, टक ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आइए दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ऊपर में L नीचे में A, फिर से प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहां जो कांस्टेंट आता है उसको रो, और यहां जो रो है उसको कहा जाता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी है ये, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया R बराबर रो L बाई A। रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी एबिलिटी है कंडक्टर का अपोज करने का। सब कंडक्टर अपोज करता है, हर कंडक्टर अपोज करेगा, सब में ही बिहेवियर है कि अपोज तो करेगा ही करेगा, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा। जैसे हर आदमी खाना खाता है, कोई ज्यादा खाएगा कोई कम खाएगा, तो जो ज्यादा खाएगा उसका एबिलिटी ज्यादा है, जो कम खाएगा उसका एबिलिटी कम है। रेसिस्टेंस में वही चीज है कि कोई ज्यादा अपोज करता है कोई कम अपोज करता है, तो जो ज्यादा अपोज करेगा उसका एबिलिटी ज्यादा है, जो कम अपोज करेगा उसका एबिलिटी कम है। तो एबिलिटी अपोज करने का इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है? एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इसी को क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। तो किसी का रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, डिफरेंट कंडक्टर्स हैव डिफरेंट रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का भी छोटा सा डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन में। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? व्हाट इज रेसिस्टिविटी? व्हाट इज रेसिस्टिविटी? तो मतलब क्या हो गया कि द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर, द ability of conductor to oppose the flow of current in it या इन कंडक्टर, जो कहिए जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसका अपना कुछ एबिलिटी होगा। अब कंपेयर करने पे किसी का ज्यादा किसी का कम, तो जिसका ज्यादा उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा, जिसका कम उसका रेसिस्टिविटी कम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। R बराबर फॉर्मूला मिल गया हम लोग को, क्या? रो L बाई A, और इस पे न्यूमेरिकल जो है अगले क्लास में अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, दोनों लेक्चर जो अच्छे से देखिए, सीखिए, पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुरुजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।